CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो हिंदी है, क्लास 12 की हिंदी के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं और करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि उषा किसकी रचना है। किसकी रचना है उषा? तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्वयं को हिंदी और उर्दू का द्वयाब किस कवि ने कहा था, ठीक है। हिंदी और उर्दू का द्वयाब किस कवि ने कहा था? शमशेर बहादुर सिंह ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शमशेर बहादुर सिंह को दिए गए सर्वप्रमुख साहित्य सम्मान कौन कौन से थे। शमशेर बहादुर सिंह को दिए गए थे जो, उसमें से साहित्यिक सम्मान पुरस्कार कौन कौन सा था? तो उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और कवि सम्मान ये सब था शमशेर बहादुर को, ठीक है। अगला है कि शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद में, ठीक है। 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में, ठीक है। अगला है कि उषा में कवि ने किस बेला का वर्णन किया था। किस बेला का वर्णन किया काव्य उषा में? तो सूर्योदय के पूर्व बेला का, ठीक है। सूर्योदय के पूर्व बेला का। अगला प्रश्न है कि काव्यों में किसके लालिमा की व्याख्या की गई। तो सूर्य की लालिमा की व्याख्या की गई किस काव्यों में? उषा काव्यों में, ठीक है। किसी लालिमा? सूर्य की लालिमा की, ठीक है। अगला है कि कवि के अनुसार प्रातः काल का आसमान किसके समान सदृश होता है। तो प्रातः काल का आसमान नीले संग के समान यहाँ पर सदृश होता है, यानी दिखाई देता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है कि आसमान किसके समान गीला है। तो आसमान राख से पुताई किए गए चौके के समान गीला है, ठीक है। अगला है प्रातः काल के आसमान कैसी आभा से परिपूर्ण होता है। तो प्रातः काल का आसमान नित सफेद आभा से परिपूर्ण होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर राख में किसे मिलाकर पुताई की जाती है, ठीक है। तो गोबर तथा मिट्टी को मिलाकर राख में पुताई की जाती है। अगला है कि यह पुताई किससे परिपूर्ण होता है। तो सफ़ेद अरमा और नीलिमा से परिपूर्ण होता है ये राख, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि कवि के अनुसार प्रातः काल का आसमान ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरे रंग के काले पत्थर की किसी ने लाल रंग के डैश रंग से रंग दिया। जैसे कि यहाँ पर बहुत गहरे रंग के पत्थर को मतलब ऐसा लगता है कि केसर रंग का लगता है, ठीक है, केसर। अगला है यहाँ पर प्रश्न कि सुबह का आसमान जिस पर लालिमा आती है वो कैसा होता है? वो काले रंग का होता है। अगला है यहाँ पर कि कवि के अनुसार प्रातः काल का आसमान ऐसा लगता है जैसे पत्थर की स्लेट पर किसी ने डैश से बने चौक को रगड़ दिया था, कैसे? लाल खड़िया मिट्टी की जैसी, ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रातः काल का नीला आसमान कैसे झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। तो नीले पानी में गोरे रंग की युवती की सरिसा यहाँ पर झिलमिलाता सा दिखाई देता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि संपूर्ण प्रकृति पर किसका जादू छाया हुआ है। तो संपूर्ण प्रकृति पर उषा काल का जादू छाया हुआ है, ठीक है। अगला है कि उषा काल का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय हो जाने पर, ठीक है, यानी सूर्योदय, यानी सूर्य का उदय हो जाने पर उषा काल का जादू टूट जाता है। अगला है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो जन्म शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर ने किस शब्दकोश का संपादन किया। तो उर्दू हिंदी शब्दकोश का यहाँ पर शमशेर बहादुर ने संपादन किया, ठीक है। अगला है कि उषा कविता में कवि ने देह का अर्थ क्या बताया है। तो क्या बताया? देह का अर्थ शरीर बताया गया, ठीक है। अगला है कि प्रगतिशील विचारों तथा शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान किस कवि के रूप में हुई। तो बिंबधर्मी कवि के रूप में शमशेर बहादुर सिंह की पहचान हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह ने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से की। तो गोंडा से की है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई गोंडा से की है, ठीक है। अगला कि शमशेर बहादुर सिंह को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1977 ईस्वी में, ठीक है। अगला कि शमशेर बहादुर सिंह को कवि सम्मान किस वर्ष मिला था? 1989 ईस्वी में, ठीक है। साहित्य अकादमी मिला था 1977 में, कवि सम्मान मिला था 1989 ईस्वी में। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है। अगला है यहाँ पर काल तुझसे होड़ है मेरी किसकी रचना है। ये भी रचना शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1899 में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। सूर्यकांत
त्रिपाठी का जन्म। ठीक है, यहाँ पर अगला है कि निराला किसकी परंपरा से जुड़े थे? तो निराला कबीर और अपने कबीर के समय जो समकालीन कवियाँ थे, मतलब उस समय में उससे जुड़े थे। ये कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला कैसे कवि थे? निराला नए स्वर देने वाले छायावाद कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बादल राग और अनामिका में कितने खंड प्रकाशित है? तो बादल राग और अनामिका में 6 खंड प्रकाशित है। अगला है कि निराला ने कविता की शुरुआत किससे की? तो निराला ने कविता की शुरुआत की समीर सागर से। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बादल राग क्या सूचित करता है? तो बादल राग जीवन निर्माण के नए राग का सूचित करता है। अगला है कि भैरव संगीत के कारण क्या बनता है? तो भैरव संगीत के कारण बनता है नवनिर्माण का। अगला है कि छायावादी प्रगतिवादी कवि किसे कहा जाता है? तो छायावादी प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि कविता में बादल को किसकी प्रतीक चिन्ह कहा गया है? तो कविता में बादल की प्रतीक चिन्ह सामाजिक क्रांति को कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रांति का अग्रदूत कौन है? तो क्रांति का अग्रदूत है यहाँ पर बादल। क्रांति का अग्रदूत है बादल। युद्ध का नौका किस तरह तैर रहे थे? युद्ध का नौका पवन रूपी सागर की तरह तैर रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्थायी न रहने वाले सुखों पर हमेशा किसकी छाया मंडराती है? तो दुखों की छाया की। अगला है कि बादल रूपी युद्ध नौका में कौन सी शक्ति विद्यमान है? तो भीषण क्रांति और घोर विनाश की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समीर सागर सजग सुप्त कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला है कि समीर सागर रन तरी कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। अगला है कि भेरी शब्द का क्या अर्थ है? तो भेरी शब्द का अर्थ है नगाड़ा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो। अगला है कि सुविधा युक्त जीवन जीने वाले के लिए बादल किसी का प्रतीक है? तो विनाश का। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कविता में कवि का दूत किसे कहा गया? तो कवि का दूत कहा गया है बादल को। अगला है कि क्रांति का दूत बादल किसका वर्णन करता है? आने वाली विनाश का। ठीक है, अगला है कि अगला प्रश्न यहाँ पर है बादल पुनः पुनः गर्जना करते हैं, कैसी वर्षा करते हैं? निरंतर तीव्र वर्षा। हालांकि समस्त संसार कब भय से ग्रस्त हो जाता है? जब बादल पुनः पुनः गरजते हैं। ठीक है, अगला है किसकी विनाश लीला में बह जाने के डर आतंकित है? तो बादल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिजली कौन गिराता है? तो बिजली गिराता है बादल। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शरीर खंड खंड होकर कहाँ गिरते हैं? तो धरती पर। अगला प्रश्न है किसके प्रहार से सैकड़ों योद्धा भूमि पर ढेर हो जाते हैं? वज्र प्रहार से। ठीक है, अगला है क्रांति में सबसे अधिक कौन भयभीत होता है? तो उच्च वर्ग के लोग। अगला प्रश्न है किसके प्रहारों से विशाल पर्वत खंड हो जाते हैं? तो विद्युत प्रहारों से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर विशाल का पर्वत खंड खंड होकर किससे मिल जाते हैं? तो भूमि में। अगला है कि विलुप्तकारी बादलों को देखकर कौन कौन प्रसन्न होते हैं? तो छोटे छोटे हल्के भार वाले पौधे यहाँ पर प्रसन्न होते हैं, यानी खुश होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खेतों में क्या दिखाई देते थे? खेतों में एक नई आभा दिखाई देती है। ठीक है, अब अगला है कि कविता में व्यक्ति हाथ हिलाकर क्या संकेत कर रहे हैं? तो बादल को निकट आने का संकेत कर रहा है। ठीक है, अगला है कि जब क्रांति के स्वर का उद्घोष होता है तो क्या होता है? साधनहीन लोग प्रसन्न होता है। अगला है यहाँ पर कि गगनचुंबी का क्या अर्थ है? तो गगनचुंबी का अर्थ है आसमान को चूमने वाला। ठीक है, अगला है कि उच्च वर्ग के लोग किसे आतंक का घर मानते हैं? तो गगनचुंबी को भवन का। ठीक है, अगला है कि गगनचुंबी भवन में रहने वाले लोग हमेशा कैसे रहते हैं? तो भय एवं आतंक से ग्रस्त। अगला है यहाँ पर कि भवनों में रहने वाले पूंजीपति किन पर क्रूर अत्याचार करते थे? गरीबी और श्रमिकों पर क्रूर अत्याचार करते थे भवनों में रहने वाले पूंजीपति लोग। ठीक है, अगला है कि भवन में कौन रहता है? तो पूंजीपति लोग रहते हैं। अगला है यहाँ पर कि पूंजीपति को किसका डर बना रहता है? देखिए, पूंजीपति पर को भी डर बना रहता है स्वयं पर अत्याचार होने का। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि क्रांति का प्रभाव सदा किन लोगों पर होता है? तो क्रांति का प्रभाव निम्न वर्ग को पड़ता है। अगला है कि क्रांति का प्रभाव किसे बढ़ा जाता है? पूंजीपति वर्ग को। अगला है कि क्रांति से लाभान्वित कौन होते हैं? तो दलित और शोषित वर्गों के लोग। ठीक है, अगला है यहाँ पर प्रश्न कि बचपन का सुकोमल शरीर किससे बेखबर रहता है? तो शारीरिक रोग एवं शरीर के दुखों से। ठीक है, अगला है किस वर्ग के लोग क्रांति के दुष्ट प्रभाव से बेखबर और प्रसन्न रहते हैं? तो निम्न शोषित वर्ग के लोग। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि क्रांति किस वर्ग के लोगों को जीने का बल प्रदान करते हैं? तो निम्न शोषित वर्गों के लोगों को। अगला प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के लोग क्यों चिंता से ग्रस्त रहते हैं? तो अपने धन संपत्ति के नष्ट हो जाने की चिंता रहती है हमेशा, ये तो स्वाभाविक ही है। अगला है कि पूंजीपति लोगों ने किसकी शोषण करके अपार धन संपदा इकट्ठा कर लिया? तो सर्वहारा वर्ग की। अगला है कि धन कैसे कार्यों में उपयोग होता है? सामाजिक कार्य में। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर अगला प्रश्न है
कविता में अवरुद्ध खजाना किसे कहा जा रहा है? तो ना उपयोग होने वाले धन को अवरुद्ध खजाना कहा गया है। ठीक है। अगला है कि पूंजीपतियों को किसकी लालसा खत्म नहीं हुई? धन एकत्र करने की यहाँ पर लालसा खत्म ही नहीं होती पूंजीपति को। अगला है यहाँ पर कि पूंजीपति लोग किसकी शोषण कर रहे हैं? तो जन सामान्य अर्थात साधारण व्यक्ति का। अगला है कि संतोष को अपना धन किस वर्ग के लिए लोग समझते हैं? तो शोषित वर्गों के लोग। अगला है कि सर्वहारा वर्ग अब किसकी विद्रोह हो उठा? तो पूंजीपतियों का। अगला कि क्रांति के भय से लोग क्या करते हैं? तो अपने हाथ से मुख और आँख ढक लेते हैं। ठीक है, मतलब भय से ही लोग। अगला है कि मुख और आँख का ढकने से हम क्या प्रयास क्या करते हैं? भय को कम करने का। ठीक है। अगला कि क्रांति को कौन पुकार रहा है? तो अशक्त भुजाओं और दुर्बल शरीर वाला किसान। ठीक है। हालांकि किसान का शरीर कैसे टूट जाता है? निष्फल परिश्रम और थकान के कारण किसान का शरीर टूट जाता है। अगला है कि किसानों को शोषण कर कौन करता है? धनिक वर्गों के लोग। अगला है किसान का सारा रस को कैसे चूसा जाता है? किसानों को शोषण करके। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसान हड्डियों का ढांचा कैसे बना जाता है? निष्फल परिश्रम और थकान के कारण। अगला है कि सूखते प्राणों में रत्न संचार कौन करता है? तो वर्षा। अगला प्रश्न है कि समाज के शोषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? तो क्रांति लाकर। अगला कि जीवन को पुनः खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है? वर्षा लाकर। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कभी उच्च वर्ग के लोगों के गगनचुंबी भवनों को क्या मानते हैं? तो आतंक का घर। अगला है कि बादल राग कविता जो है अनामिका में कितने खंड को प्रकाशित किया गया? तो 6 खंड में प्रकाशित किया गया। ठीक है। अगला है कि बादल राग का कौन सा खंड लिया गया है? 6ठा खंड। ठीक है। अगला यहाँ पर है कि बादल राग में लघु मानव किसे कहा गया? तो बादल राग में लघु मानव आम आदमी को कहा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किनकी आकांक्षा या बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रहे थे? किसान मजदूरी वर्ग की। अगला कि क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वंचितों की। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार बादल के अंग अंग में क्या विद्यमान है? तो बिजलियों का। अगला कि बादल राग में किसके शरीर को सुकुमार कहा गया है? तो सौरभ यानी बच्चों के शरीर को सुकुमार कहा गया है। अगला यहाँ पर है कि निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचना वाले कितने खंड में प्रकाशित हुई? तो 8 खंड में प्रकाशित हुई। अगला कि बादल राग की कविता की शुरुआत में किसे विराट बिंब की संज्ञा दी गई? तो समीर सागर को विराट बिंब की संज्ञा दी गई। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है कि यहाँ पर अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बांदा जिला में। बांदा जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तुलसीदास के गांव का क्या नाम है? तुलसीदास के गांव का नाम है राजापुर। गोस्वामी जी का निधन कब हुआ था? यानी तो निधन हुआ था 1623 में। कहाँ पर हुआ था? काशी में। ठीक है। तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? अवधी एवं ब्रज भाषा के। ठीक है। अगला है कि कविता बारे में संसार के अच्छे बुरे कर्म का मूल आधार क्या बताया गया है? तो पेट की आग। ठीक है। अगला है कि कवि ने दूसरे छंद में शासन की विषमता से उत्पन्न बेकारी और गरीब की पीड़ा की तुलना किससे की है? तो रावण से। ठीक है, दशानन से। अगला है यहाँ पर कि कवि के अनुसार समाज में व्याप्त जाति पाति और धर्म के भेद करने वाले शक्तियों का तिरस्कार करने का साहस कैसे उत्पन्न हुई? तो राम की भक्ति से। अगला है कि कविता वाली जो कि रामचरितमानस की किस कांड से लिया गया है? उत्तराखंड से। ठीक है, किससे? उत्तरकांड से। अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि ने किस आग को समुद्र के आग से भी भयंकर माना है? तो पेट की आग को। तुलसीदास के अनुसार मनुष्य कोई भी कार्य क्यों करता है? पेट की भूख की वजह से। ठीक है। अगला है यहाँ पर कि कवि सभी समस्याओं का निराकरण के लिए कैसे पुकारता है? तो श्री राम को। अगला कि कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की? रावण से यानी दशानन से। अगला कि तुलसीदास के आराध्य कौन है? तो श्री राम। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कविता वाले में कवि का कौन सा रूप परिलक्षित होता है? तो भक्ति रूप का। अगला है कि तुलसीदास अपने आप को क्या मानते थे? श्री राम का सेवक। तुलसीदास अपने आप को क्या मानते? श्री राम का सेवक। अगला प्रश्न यहाँ पर कि लोग अपने बेटा और बेटी को भी क्यों बेच देते हैं? तो पेट की भूख के कारण। यहाँ पर जो तुलसीदास की कविता के कारण, कविता के अनुसार यहाँ पर कि कौन सी अग्नि समुद्र में पाई जाने वाली अग्नि से भी अधिक तीव्र होती है? तो पेट की अग्नि। ठीक है। अगला है कि तुलसीदास ने अपने पेट की अग्नि को कैसे शांत किया? तो घनश्याम रूपी राम के द्वारा। अगला यहाँ पर है कि संसार में किसकी कृपा होती है? तो राम की। अगला है कि दरिद्रता की तुलना किससे की गई? तो दशानन रावण की।
तुलसीदास का मजाक लोग कैसे उड़ाते थे? तो जातिगत टिप्पणी द्वारा, ठीक है। अगला है कि तुलसीदास स्वयं को क्या मानते? श्री राम की सेवक। ये भी प्रश्न तो पहले भी देख चुके हैं। अगला यहाँ पर है कि फिराक गोरखपुरी का नाम क्या था? तो रघुपति साहब, ठीक है। अगला है फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ था? तो 28 अगस्त 1896 में, ठीक है। अगला है कि यहाँ पर फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला है कि गोरखपुरी डिप्टी कलेक्टर के पद पर कब चयनित हुई थी? 1917 में, ठीक है, 1917 ईस्वी में। अगला है यहाँ पर फिराक गोरखपुरी ने 1918 ईस्वी में स्वाधीनता में डिप्टी कलेक्टर का पद क्यों छोड़ दिया? तो स्वाधीनता आंदोलन के कारण, ठीक है। अगला है कि 1920 में गोरखपुरी कितने वर्ष तक जेल में रहे? तो 1.5 वर्ष तक, ठीक है। अगला है कि गोरखपुरी साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस विभाग में प्राध्यापक रहे? तो अंग्रेजी विभाग में। अगला है कि उन्हें किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो गुले लगमा की। अगला प्रश्न है कि गोरखपुरी का निधन कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। अगला है कि रूबिया के माध्यम से किसे प्रेम को बताया गया? तो माँ बेटे का प्रेम को बताया गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि रूबिया में चांद के टुकड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? छोटे बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है कि माँ बच्चों को आंगन में क्या झुला रही है? गोद में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवा में उछालने पर बच्चे क्या प्रतिक्रिया देती है? तो खिलखिलाता हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रूबिया काव्य में किस त्योहार का जिक्र हुआ? तो दीपावली का। अगला प्रश्न है कि माँ अपने बेटे को कैसे खिलौने देते हैं? तो चीनी मिट्टी के बने हुए खिलौना देते हैं माँ अपने बेटे को खेलने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बच्चों का मान किसे देखकर यहाँ पर ललच रहा है? तो चांद को। अगला प्रश्न है कि बच्चा अपनी माँ से क्या पाने के लिए जिद करता है? तो चांद को, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्या प्रश्न है कि रूबिया में किसे बिजली के चमकते लच्छे की संज्ञा दी गई है? तो राखी को, ठीक है। अगला है कि रूबिया में भाई बहन के रिश्ते की तुलना किससे की गई है? तो घटा और बिजली से। अगला है ऐसी रचना जिसमें 4 पंक्तियां होती है, पहली दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में तुक काफिया मिलाया जाता है तथा अंतिम पंक्ति स्वच्छंद होती है, उसे क्या कहा जाता है? रुबाई कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रुबाई किस भाषा की लेखन शैली है? तो उर्दू तथा फारसी की। अगला है कि फिराक गोरखपुरी का मृत्यु कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी का मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न है कि गजल किनकी कृति है? तो गजल फिराक गोरखपुरी के द्वारा ही लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि रात का वातावरण कैसा है? निःशब्द है। अगला है कि फूल अपनी खोले हुए कैसे? पंखुड़ियों से खोले हुए है। अगला है कि शायर के अनुसार अपने भाग्यों का कौन सा एक का काम है? ठीक है, तो रोना है, ठीक है। क्या है? रोना है। अगला है कि शायर कैसा रोता है? अपने दर्द को छिपाकर। अगला है कि शायर की रुलाई कैसी है? कबीर जैसी। अगला प्रश्न है कि पीड़ा होने पर रुलाई के क्षणों में शायर को किसकी याद आती है? तो अपने प्रिय की। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फिराक गोरखपुरी ने अपने गज़लों में भया भक्ति का भय किसे दिया? तो मीर को। अगला प्रश्न है कि गज़लों में भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि का मन किसकी भांति व्याकुल रहता है? तो फूलों की भांति। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रश्न है कि गजल में कवि का मन क्यों दिन रात बेचैन रहता है? तो भावाभिव्यक्ति करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फिराक गोरखपुरी स्वयं को किसका बलिहारी मानते हैं? मीर तथा गालिब को। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत काव्य के रचयिता कौन है? तो उमाशंकर जोशी, जो कि प्रसिद्ध गुजराती कवि है। छोटा मेरा खेत लिखा है उमाशंकर जोशी ने, ठीक है। अगला है कि कवि ने कागज को पढ़ने की तुलना किससे की? तो चोकर खेत से, ठीक है, यानी जो वर्गाकार होता है। अगला है कि अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कवि के रचना के संदर्भ में अंधड़ से क्या आशय है? तो भावनात्मक आंधी से। अगला है कि कविता की रचना संदर्भ में बीज से क्या आशय है? तो रचना विचार और अभिव्यक्ति से, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि कवि ने विचार रूपी बीज के पलने बढ़ने के किस शैली में वर्णित किया? तो चित्रात्मक शैली के। अगला है कि कवि ने फसल तैयार होने में किसकी भूमिका अहम की? तो किसान की कड़ी मेहनत के द्वारा ही फसल तैयार होती है। अगला है कि कवि ने अपनी कृतियों के सृजन से किसकी तुलना है? तो किसान की फसल की, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों के हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट वीडियो, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को नए वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।